We are going to discuss पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम अपने प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें पाइपलाइनिंग में हम अपनी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर ओवरलैप करवा सकते हैं। यहाँ पे मतलब ये चीज़ नोटिस करनी है कि एग्जीक्यूशन को ओवरलैप किया जा सकता है, प्रोसेस को नहीं। अगर तो हम प्रोसेस को ओवरलैप करेंगे तो फिर तो वो पाइपलाइनिंग रहेगी ही नहीं। तो पाइपलाइनिंग में ये है कि एग्जीक्यूशन ओवरलैप होता है। पाइपलाइनिंग में ये होता है हमारे पास मुख्तलिफ जो है स्टेजेस होते हैं जो कि एक सीरीज में चल रहे होते हैं और पैरेलल जो होते हैं हमारे पास ये स्टेजेस होते हैं। पाइपलाइनिंग इसका नाम भी इसीलिए पाइपलाइनिंग है क्योंकि इसमें भी एक पाइप की तरह होता है कि एक एंड से एंटर हो रहे होते हैं, दूसरे एंड से जो है आउट हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि दोनों साइड से डाटा इन हो रहा हो या दोनों साइड से डाटा आउट हो रहा हो, ऐसा नहीं होता। एक एंड से जो है इन है और दूसरे से आउट हो रहा है। इसमें अब यहाँ पे ये हमारे पास देख लेना है, एक हमारे पास अनपाइपलाइनिंग है, दूसरी तरफ हमारे पास पाइपलाइनिंग है। अनपाइपलाइनिंग में हमारे पास ये होता था कि हमारे पास जो है स्टेज होते थे, डिफरेंट स्टेज होते थे। इसमें सिंगल इंस्ट्रक्शन हमारे पास एक एंड से आ रही है, स्टेज 1 पे जाएगी, स्टेज 2, फिर स्टेज 3, 4, 5, इस तरह पूरा क्लॉक साइकिल चलेगा। फिर एक इंस्ट्रक्शन जो है हमारी एग्जीक्यूट होगी, देन सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास एंटर होगी। लेकिन पाइपलाइनिंग में हमारे पास ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पाइपलाइनिंग में हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है इसमें रन कर सकते हैं। यहाँ पाइपलाइनिंग में हमारे पास होता ये है कि डिफरेंट हमारे पास स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस पे जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सेकंड पे चल रही है उसी टाइम सेकंड इंस्ट्रक्शन भी साथ चल पड़ती है। जब वो नेक्स्ट पे चलती है साथ नेक्स्ट आ जाती है। पाइपलाइनिंग में हमारे पास यहाँ पे यह अंदर लैच का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लैच, पाइपलाइनिंग लैच, इसको हम एक एज अ रजिस्टर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंस्ट्रक्शन हमारे पास इन हुई है, वो नेक्स्ट अभी स्लॉट उसकी फ्री नहीं हुई, लेकिन जो पिछले ने अपनी वो उसको फ्री कर दिया, एग्जीक्यूट कर लिया नेक्स्ट स्टेज के लिए, देन वो उस टाइम के लिए वो कहाँ पे स्टे करेगी। देन पाइपलाइन लैच हमारे पास हमें ये फैसिलिटी देती है कि ये न्यू एज ए रजिस्टर वर्क करता है, वहाँ पे वो शार्ट टाइम के लिए उसको स्टोर करता है। देन वो जब नेक्स्ट स्लॉट उसकी स्टेज फ्री हो जाता है देन वो उसमें इन हो जाता है। पाइपलाइनिंग के जो हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं वो कुछ ये हैं: इंस्ट्रक्शन फैच, डिकोड इंस्ट्रक्शन, कैलकुलेट ऑपरेंड्स, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड राइट बैक। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन फैच। इसमें हम ये करते हैं कि मेमोरी से जो होता है वो इंस्ट्रक्शन फैच की जाती है जिसके ऊपर हमने काम करना है। उसके बाद आ जाता है डिकोड इंस्ट्रक्शन। डिकोड इंस्ट्रक्शन में होता है ये कि जो इंस्ट्रक्शन हमने मेमोरी से फैच की होती है उसको हमने डिकोड करना होता है। उसके बाद आ जाता है कैलकुलेट ऑपरेंड। इसको हम मतलब इसमें हमारे पास जो ऑपरेंड्स हैं, मतलब हमने हमारी जो भी इंस्ट्रक्शन है उसमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उसको हमने ALU के अकॉर्डिंग सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। ALU के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के बाद उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है। देन उसके बाद राइट बैक, मेमोरी में उसको हमने राइट बैक करना है, स्टोर कर देना है। और ये उसका फ्लो चार्ट है, हमारे पास फ्लो है कि स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4 किस तरह उनका फ्लो है एक से दूसरी तरफ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं पाइपलाइन। यहाँ पे पाइपलाइन प्रोसेसर में हमारे पास इंस्ट्रक्शन फैच पे फर्स्ट क्लॉक साइकिल में हमारे पास इन हो रही है। इसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है, जैसे ही ये फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में एंटर होगी देन हमारे पास फर्स्ट स्लॉट खाली है और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन 2 उसी टाइम एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। उस पे स्टेज 1 परफॉर्म होने लग जाता है और इंस्ट्रक्शन 1 पे उस टाइम पे डी कोड का स्टेज परफॉर्म हो रहा है। इसी तरह चलते जाएगी। जब इंस्ट्रक्शन 1 थर्ड क्लॉक साइकिल में एंटर होगी यानी थर्ड स्टेज में आ रही है, देन सेकंड इंस्ट्रक्शन सेकंड स्टेज पे आ जाएगी, थर्ड इंस्ट्रक्शन फर्स्ट स्टेज पे आ जाएगी। इसी तरह चलते जाएंगे। इस तरह हमारी सारी इंस्ट्रक्शन चलती जाएंगी। जो पहले इंस्ट्रक्शन आई थी वो एग्जीक्यूट होती 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 एंड तक पहुंच गई, फिर उसके बाद सेकंड एट ए टाइम हमारी सारी इंस्ट्रक्शन साथ साथ चल रही होती हैं। अब आ जाते हैं हैजर्ड्स। फॉर एग्जांपल, हैजर्ड्स किसको कहते हैं? हैजर्ड्स हमारे पास कहते हैं प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम्स
हमारी एग्जीक्यूशन के दौरान कोई भी मसला आ जाता है, उसको प्रॉब्लम वो किसी भी तरह का हो सकता है। हैज़र्ड यहाँ पाइपलाइन में देखें तो उसके क्लॉक साइकिल में जो डिस्टरबेंस आ जाती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, उसको हम हैज़र्ड कह देते हैं। हमारे पास पाइपलाइनिंग में टारगेट क्या होता है कि हमारा CPI 1 रहे। जैसे ही CPI 1 इज इक्वल टू 1 नहीं रहता, देन इट्स मीन टू कि यहाँ पे हैज़र्ड क्रिएट हो गया। हैज़र्ड जैसे हैज़र्ड क्रिएट होता है, ये हमारी परफॉर्मेंस की स्पीड में बहुत फर्क लाता है कि डाउन हो जाती है हमारी। अब यहाँ पे हैज़र्ड की डिफरेंट टाइप्स भी हैं। 3 टाइप्स हैं हैज़र्ड की: स्ट्रक्चर हैज़र्ड, डेटा हैज़र्ड और कंट्रोल हैज़र्ड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल हैज़र्ड को। स्ट्रक्चर हैज़र्ड हमारे पास ये होती है कि एक मेमोरी कि मतलब एक हमारे पास मतलब 2 इंस्ट्रक्शन या 2 से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हमारे पास एट ए टाइम एक रिसोर्स को ही यूज़ कर रही हैं। फॉर एग्जांपल कि एक इंस्ट्रक्शन हमारे पास आई है, वो किसी मतलब स्टेज के ऊपर वो मेमोरी को यूज़ कर रही है। जैसा कि यहाँ देखें कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन 1 है, वो 4th क्लॉक साइकिल में 4th क्लॉक साइकिल में हमारे पास मेमोरी को यूज़ कर रही है। जैसे ही हम नीचे देखते हैं, इंस्ट्रक्शन 4 हमारे पास फर्स्ट स्टेज के ऊपर 4th क्लॉक साइकिल में, ये देखें वो अभी फर्स्ट स्टेज पे है, वो जो है इंस्ट्रक्शन फेच कर रही है। और इंस्ट्रक्शन फेच कहाँ से की जाती है? मेमोरी से। ये भी मेमोरी यूज़ कर रही है और ये भी मेमोरी यूज़ कर रही है। देन ये सेम रिसोर्स हो गए एट अ टाइम। देन यहाँ पे हैज़र्ड क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे दो जो है 2 या 2 से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एक रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकती। जब ऐसा कहीं पे हो तो हमारे पास स्ट्रक्चरल हैज़र्ड क्रिएट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डेटा हैज़र्ड। डेटा हैज़र्ड हमारे पास जो है डाटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ये प्रोसीडिंग इंस्ट्रक्शन में जो मतलब उसकी प्रोसीडिंग के टाइम पे जो है ना, ये हैज़र्ड क्रिएट होता है। डेटा हैज़र्ड की हमारे पास 3 टाइप्स हो जाती हैं: रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर रीड, रीड आफ्टर राइट। सबसे पहले हम डाटा हैज़र्ड की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। डाटा हैज़र्ड की फर्स्ट टाइप जो हमारे पास है, रीड आफ्टर राइट है। रीड आफ्टर राइट में हमारे पास क्या होता है? रीड आफ्टर राइट हमारे पास तब अकर होती है जब हम एक इंस्ट्रक्शन उसको हम स्टोर मेमोरी में बाद में करवा रहे हैं, लेकिन हम उसको रीड पहले कर रहे हैं। तो हम उसको रीड कहाँ से करेंगे जब वो मेमोरी में भी स्टोर ही नहीं हुई? तो इस पॉइंट पे हमारे पास रीड आफ्टर राइट ये वाला हैज़र्ड हमारे पास अकर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है I1, वो हमारे पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है। उसमें हम कह रहे हैं कि R3 जो है उसमें हम R1 और R2 को प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है, यहाँ पे डी कोड हो रही है, यहाँ पे वो जो है उसके ऊपर ALU उसके ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। जब यहाँ पे ये आई, देन सेकंड इंस्ट्रक्शन में हम कह रहे हैं कि R3 प्लस R4 वो हमारे पास इक्वल है R5 के। लेकिन R3 कहाँ से फेच होगा? I1 से, और I1 ने अभी तक उसको स्टोर नहीं किया। यहाँ पे जब इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है, यहाँ पे वो ये सेकंड स्टेज पे है, ये जो है थर्ड स्टेज के ऊपर है। सेकंड स्टेज पे उसने डी कोड करना है, उसको चाहिए R3, लेकिन R3 कहाँ पे जाकर स्टोर होगा? इस टैब पे ये स्टोर हो रहा है। तो हम उसको रीड पहले कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने उसको स्टोर नहीं किया। तो हमारे पास जो है रीड आफ्टर राइट हैज़र्ड क्रिएट हो गया। उसके बाद हमारे पास जो डाटा हैज़र्ड की टाइप आ जाती है राइट आफ्टर रीड। अब इसमें होता क्या है कि हमने राइट बाद में करते हैं लेकिन रीड पहले करते हैं, और ये बहुत रेयर केसेस में ऐसा ये वाला जो है हैज़र्ड अकर होता है। हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से जो है देखते हैं कि ये क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंस्ट्रक्शन 1 है और उसमें हम कह रहे हैं R1 जो है वो इक्वल है R2 मल्टीप्लाई बाय R3, और एक इंस्ट्रक्शन 2 है जिसमें हम कह रहे हैं R2 इज इक्वल टू R4 प्लस R5। अब R1 जो है जब इंस्ट्रक्शन फेच करते हैं उस टाइम पे हमें बताया गया है कि हमारे पास वैल्यू दी गई है 5 R2 की, और हमारे पास R3 की वैल्यू है 10।
अब हमारे पास R1 का रिजल्ट क्या, जब ये 5 लोकेशन पे आएगी और हमारे पास राइट बैक पे इसका रिजल्ट क्या राइट होगा कि R1 हमारे पास आ गया 50। वही जब इंस्ट्रक्शन 2 में R4 और R5 की वैल्यू हमारे पास दी गई होगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास R4 की वैल्यू है 15 और R5 की वैल्यू है हमारे पास 20 और ये हमारे पास होगी 35। लेकिन इंस्ट्रक्शन 1 पे जब हमारे पास थी R2 की वैल्यू 5 और R2 की वैल्यू इंस्ट्रक्शन 2 पे आ गई हमारे पास 35, यहाँ पे हैजर्ड अकर होगा। अब राइट बैक में हमने पहले जब रीड किया तब R2 की वैल्यू थी 5 और जब हमने इंस्ट्रक्शन 2 पे राइट बैक पे जब हम गए तब जो है हमारे पास R2 की वैल्यू आ रही है 35, देन यहाँ पे हैजर्ड अकर होगा। तो ऐसे हैजर्ड को कहते हैं डेटा हैजर्ड। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास हैजर्ड की है थर्ड टाइप, राइट आफ्टर राइट। इसमें हमारे पास ये होता है कि रिजल्ट रिप्लेस किए हो जाते हैं, रिजल्ट री राइट हो जाते हैं, पहले रिजल्ट के ऊपर दूसरा रिजल्ट रिप्लेस हो जाता है, पहला रिजल्ट कैंसिल हो जाता है। ये डेटा हैजर्ड की थर्ड टाइप है, राइट आफ्टर राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है R3 इज इक्वल टू, इंस्ट्रक्शन 1 में हम ले रहे हैं R3 हमारे पास इज इक्वल टू है, उसमें हम कर रहे हैं R1 मल्टीप्लाई बाय R2। उसका रिजल्ट हमारे पास यहाँ राइट बैक के ऑप्शन पे जाके वो राइट हो गया R3 पे। इंस्ट्रक्शन 2 पे भी हम R3 ही ले रहे हैं, उसमें हम कर रहे हैं R4 प्लस R5। उसमें जब यहाँ पे तो रिजल्ट एक बार राइट हो गया, इस स्टेप पे आके जब दोबारा रिजल्ट राइट होगा तो वो वाला स्टोर हो जाएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इस चीज को हम कहते हैं डाटा हैजर्ड। पिछला रिजल्ट डिलीट हो जाता है, नेक्स्ट उस को रिप्लेस कर देता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड एंड लास्ट टाइप जो हैजर्ड की है वो आती है कंट्रोल हैजर्ड। कंट्रोल हैजर्ड में हमारे पास ये होता है कि ये जो है हम इनकरेक्ट ब्रांच प्रेडिक्शन क्रिएट करता है, जिसमें हमारे पास एक पूरे का पूरा पोर्शन जो है हमारा वेस्ट में चला जाता है और इसको अब कंट्रोल हैजर्ड को ब्रांच हैजर्ड भी कहा जाता है। इसमें ये होता है कि हमने सेट किया होता है कि हमें 0 R इज इक्वल टू 0, ये रूल है कि मतलब R अगर आ रहा है 0 के इक्वल देन तो ओके है, लेकिन अगर R 0 के इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब है यहाँ पे हैजर्ड क्रिएट हो रहा है, कंट्रोल हैजर्ड, जिसमें हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन जो पहले हुई होती है वो हमारे पास पार्ट स्किप हो जाता है। हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंस्ट्रक्शन 1 राइट हो रही है, वो तो ओके है, फिर इंस्ट्रक्शन 2 राइट हो रही है, लेकिन इंस्ट्रक्शन 2 पे जो है हमारे पास कंट्रोल हैजर्ड क्रिएट होता है। वो अगर हमें कहा किस जगह पे जाके पता चलता है कि कंट्रोल हैजर्ड है, जहां पे वो राइट बैक हो रहा है। अब ये इस फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन 2 पे जो है हमारे पास कंट्रोल हैजर्ड क्रिएट हो रहा है, अकर हो रहा है, तो हमें ये 6 जो है क्लॉक साइकिल उसके लास्ट राइट बैक पे जाके हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कंट्रोल हैजर्ड है। तब तक इंस्ट्रक्शन 3 का भी स्टेप हमारे पास परफॉर्म हो चुके होंगे, 4 के भी, 5 के भी, 6 के भी। यहाँ पे आके हमें पता चलता है कि हमने तो इंस्ट्रक्शन 2000 पे जाना था, हमें ये बताया गया। देन वो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल ये इसके नीचे जितने भी हमारे परफॉर्म होंगे ये सारे वेस्ट में चले जाएंगे, पर ये परफॉर्म होने में एग्जीक्यूशन में इन पे टाइम तो लगा, ये हमारे पास आया चल गया और नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारी एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ऐसे हैजर्ड को हम कहते हैं कंट्रोल हैजर्ड। हमने आज के लेक्चर में पढ़ी पाइपलाइनिंग, उसके बाद हैजर्ड और हैजर्ड की टाइप्स, 3 टाइप्स थी, डाटा हैजर्ड, स्ट्रक्चर हैजर्ड और कंट्रोल हैजर्ड। डाटा हैजर्ड में भी हमने पढ़ी 3 उसकी टाइप्स और यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।